नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार आज आप सभी को JCERT किताब की कक्षा छठवीं की अध्याय 6 स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ाएंगे। तो यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय शासन यानी स्थानीय स्तर पर जो सरकार होती है वह किस ढंग से काम करती है। इसके अध्याय 5 में हमने जब पढ़ाया था अगले वीडियो में कि स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया था कि मैं इसके अगले बारे में बताऊंगा। उसमें आप देखे थे संक्षिप्त में कि सरकार किस ढंग से काम करती है, कैसे देश में संचालन करती है, इन सभी के बारे में पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है दोस्तों स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय स्तर में जो सरकार होती है। 3 स्तर की सरकार हम बताए थे, एक राष्ट्रीय स्तर में, एक केंद्र स्तर में और एक स्थानीय स्तर। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरे देश को चलाती है, राज्य स्तर पर जो पूरे राज्य को चलाती है, पूरे राज्य को देखती है, और स्थानीय मतलब जो अपने किसी क्षेत्र या किसी सीमा के अंतर्गत अपना शासन संचालित करती है। तो हमने इन सभी के बारे में संक्षिप्त से पढ़ा था। आज हमें स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ना है कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है, वह कैसे कार्य करते हैं, वह किन किन सीमाओं के अंतर्गत करते हैं, नगरों में उन्हें क्या कहा जाता है, गाँवों में उन्हें क्या कहा जाता है। इन सभी के बारे में आज डिटेल से हमें पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मुखिया, पंच, वार्ड सदस्य, शहरों में पार्षद, मेयर आदि के बारे में कहते सुनते होंगे। आप लोग अगर गांव के विद्यार्थी है तो अक्सर कहते हैं कि गांव में मुखिया, पंच, सरपंच जो होते हैं, वार्ड सदस्य, ये सभी सुनते हैं। और अगर आप शहरों में हैं तो वहाँ पार्षद या फिर मेयर का नाम सुनते हैं। तो पार्षद का मतलब होता है किसी सभा का कोई सदस्य, किसी सभा का जो सदस्य हो। और मेयर जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है। अभी बताएंगे कि नगर पालिका क्या होता है। इसमें कई लोग आपके सगे संबंधी, पड़ोसी होंगे। आप देखिए, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो आपके सगे संबंधी होते हैं या आपके मित्र भी हो सकते हैं, जिनसे आपकी प्रतिदिन मुलाकात होती है। आप इस अध्याय में जानेंगे कि किस प्रकार स्थानीय स्तर पर हमारी सरकार बनती है और कार्य करती है। इन सभी के बारे में आज हमारी चर्चा रहेगी। तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है और जो स्थानीय स्तर की सरकार होती है, उन सभी को हम एक सीधे तौर पर बातचीत नहीं कर पाते या उनसे हमारी मुलाकात उतनी नहीं होती है। लेकिन स्थानीय स्तर की सरकारों से हमारी अक्सर मुलाकात होती है। हम उनके गतिविधियों को भली भांति से परिचित होते हैं, जान पाते हैं। तो स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था जिसे हम स्थानीय स्तर पर यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका और नगर निगम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्तर जहाँ जिसे हम स्थानीय स्तर पर यानी ग्रामीण क्षेत्रों में इसे हम पंचायती राज कहते हैं और शहरी क्षेत्र में इसे नगर पालिका और नगर निगम के नाम से जानते हैं। तो नगर पालिका कहाँ कहेंगे, नगर निगम, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलिए अभी पंचायती राज के व्यवस्था के बारे में देखते हैं। पंचायती राज होता क्या है। तो शासन व्यवस्था का वह स्वरूप जो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित की जाती है उसे पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। यानी शासन व्यवस्था का ऐसा रूप होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में यानी जो गांव है वहाँ पे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यानी वहाँ के जो जन है यानी वहाँ के जो लोग हैं, जनता है, वह उन्हें क्या करते हैं, वोट के माध्यम से उन्हें चुनते हैं। और वो संचालित होने के बाद जब प्रतिनिधियों का चुनाव हो जाता है, निर्वाचन हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं उसे कि वह पंचायती राज हो। ऐसे समझिए दोस्तों, शासन व्यवस्था का वह रूप जो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित की जाती है उसे पंचायती राज कहते हैं। यानी
ग्रामीण क्षेत्रों में जब चुनाव होता है लोगों के द्वारा तो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, और उसमें जो जो उम्मीदवार जीतते हैं, जो इलेक्शन में जीत जाते हैं, वह क्या करते हैं, पंचायती राज्य व्यवस्था स्थापित करते हैं और अपना शासन संचालन करते हैं। यह हमारे झारखंड राज्य के 3 स्तर पर कार्य करती है। अगर हमारे राज्य की बात की जाए, हालांकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अलग अलग स्तर की होती है, लेकिन झारखंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था जो है वह 3 स्तर पर कार्य करती है। कितने दोस्तों, याद रखिएगा, 3 स्तर पर। यहाँ प्रत्येक स्तर के विभिन्न पदों के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त करता है। यानी जिस स्तर पर भी हो, ग्रामीण हो चाहे शहर में नगर निगम या नगर पालिका हो, वहाँ पे महिलाओं को आरक्षण कितना मिला है दोस्तों, 50%। आरक्षण का मतलब होता है दोस्तों, उस सीट पर सिर्फ महिलाओं का अधिकार है। वहाँ पे ना तो अमीर लोग, ना तो गरीब लोग, ना तो पुरुष, ना तो अमीर लोगों के पुरुष उसमें हकदार हो सकते हैं, ना तो गरीब लोगों के जो व्यक्ति होते हैं वो हकदार हो, उसमें सिर्फ केवल महिला। क्या दोस्तों, याद रखिएगा, आरक्षण का मतलब जिसमें जिसमें किसी में जिसको दर्जा दिया गया, उसमें जिसको दर्जा दिया गया उन्हीं का हक होता है। यानी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। मान लीजिए ग्रामीण इलाका में 20 सीट है तो उसमें 10 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। यानी वहाँ से चुनाव सिर्फ महिला लड़ सकती है, वहाँ पे पुरुष उम्मीदवार नहीं खड़े हो सकते, यही कहा जा रहा है। तो चलिए ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं। पहला हमारा होता है ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद आपका होता है नगर में 2 तरह का, एक नगर पालिका और एक नगर निगम की। तो आगे देखते हैं। पहले अभी हम ग्राम स्तर पर देखते हैं कि होता क्या है, ग्राम स्तर की पंचायती राज व्यवस्था कैसी होती है। तो ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली की महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों और मुखिया से मिलकर होता है। तो देखिए, ग्राम पंचायत जो होती है पंचायती राज प्रणाली की महत्वपूर्ण इकाई होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। जैसे कोई भी चीज़ का एक इकाई होता है ना, आधार, उसी तरह ग्राम पंचायत जो होता है इसका आधार होता है, और इसका गठन प्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों, आपके इस अध्याय में 2 चीज़ आएंगी, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो सीधे रूप से चुना जाए, यानी जो सीधे रूप से निर्वाचित के द्वारा सदस्यों की चुनाव होती है। और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो सीधे तरीके से नहीं होती है, उनमें जनता भाग लेती है और उन्हें वोट के माध्यम से उनका चयन करती है। लेकिन क्या कह रहा है, ग्राम स्तर पर जो पंचायती राज प्रणाली है इसका गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों और मुखिया से मिलकर होती है। यानी उसमें जो सदस्य निर्वाचित हैं, चुने गए हैं, उन सदस्यों के द्वारा और मुखिया के द्वारा मिलकर होती है, इनका चयन किया जाता है। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई है जो अपने पंचायत के विकास का कार्य करती है। तो देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत जो होती है वह पंचायत के विकास, यानी हमारा जो पंचायत होता है उनके विकास में यह अपना कार्य करती है कि हमारे पंचायत में क्या कमी है, क्या होनी चाहिए, कैसी नीतियाँ लानी चाहिए, कैसे फैसले लेने चाहिए, ये सारे कार्य करते हैं उनके विकास में। विकास के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो सभी कार्य इन्हें सौंपा जाता है। तो देखिए, मुखिया, वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मुखिया, वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत के कौन होते हैं, निर्वाचित सदस्य, यानी यह चुने गए सदस्य होते हैं। जैसे आपके गांव में अगर वोटिंग होता होगा तब देखते होंगे मुखिया, वार्ड, प्रत्येक मोहल्ले से एक वार्ड सदस्य खड़े होते हैं, और आपके पूरे गांव में एक मुखिया होते हैं जो पूरे गांव की देखभाल करते हैं। पूरे गांव का जो जितनी भी तरह की व्यवस्था हो, जितनी तरह की नीतियाँ योजना लाने वाली जो होते हैं, सब मुखिया के हाथों में होते हैं। तो मुखिया का कार्य क्या क्या होता है, देखिए, मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। यानी ग्राम पंचायत में सबसे हेड कौन होते हैं, मुखिया होते हैं, सबसे ऊपर उनका पद होता है। पंचायत का कोई भी व्यक्ति जिसकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है तथा जो सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर नहीं हो, मुखिया का उम्मीदवार बन सकता है। तो देखिए, मुखिया में खड़े कौन हो सकते हैं, जिनका उम्र, जिस व्यक्ति का उम्र 21 वर्ष है और जो सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ से
लाभ के पद पर नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का अगर 21 वर्ष हो गए हैं लेकिन वह कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो फिर वह खड़े नहीं हो सकते। मुखिया का निर्वाचन वयस्क मतदाताओं कह रहा है, मुखिया का निर्वाचन यानी मुखिया का जो चुनाव होता है वह वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। यानी मुखिया का चुनाव कितने वर्ष होता है दोस्तों? 5 वर्षों पर। जैसे हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं उसी प्रकार मुखिया का भी चुनाव 5 वर्षों के अंतराल होता है। मुखिया ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। देखिए, ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा में जितने भी बैठक होती है उसकी अध्यक्षता मुखिया करता है। वार्ड सदस्य के बहुमत से वह विकास योजना को स्वीकृत करके पंचायत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी वार्ड सदस्य के बहुमत से, जो वार्ड सदस्य अगर मान लीजिए आपके गांव में एक मुखिया है और उसमें 30 वार्ड सदस्य हैं, तो अब 30 में से 15 या 20 वार्ड सदस्य ने कहा कि योजना आनी चाहिए, एक योजना है जो आनी चाहिए। अब उनकी जिनमें से ज़्यादा बहुमत होगा, बहुमत मतलब जिसका वोटिंग ज़्यादा होगा, मान लीजिए 20 ने कहा कि होना चाहिए और 10 कह रहा है नहीं होना चाहिए, तो 20 वालों की मान्यता हो जाएगी। यानी अगर 20 लोग कह रहे हैं तो वह ज़रूर ही योजना लाई जाएगी गांव में। तो ऐसा होता है। और मुखिया जो होते हैं वो पंचायत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुखिया पंचायत के कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है और पंचायत निधि से भुगतान के लिए चेकों को जारी करता है। तो ये सारे मुखिया के कार्य हो गए। अब दोस्तों उप मुखिया, तो देखिए आप लोग सुनते होंगे अक्सर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इस तरह का उप जो लगा होता है ये आप लोग अक्सर सुनते हैं। और ये सभी जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं उनके एक उप अधिकारी जरूर होते हैं। जैसे मुखिया का उप मुखिया हो गया, तो उप मुखिया का काम होता है कि मुखिया की अनुपस्थिति में उनकी बैठकों की पूर्ति करना या उनका जो कार्य है उन कार्यों को अच्छी तरह से निभाना, यह इनका कार्य होता है। तो उप मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्य मिलकर अपने पंचायत से ही किसी एक वार्ड सदस्य को करते हैं। देखिए, उप मुखिया का चुनाव जनताओं के द्वारा नहीं होता है, इनका चुनाव उसी तरह जैसे पंचायती राज व्यवस्था में अभी बताएं कि ग्राम पंचायत का जो आपको यहाँ पे जो बताए थे दोस्तों कि ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली की महत्वपूर्ण इकाई होती है और इसका गठन, पंचायती राज प्रणाली का गठन जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इसे सीधे से चुना जाता है, जनता के द्वारा ऐसे चुना नहीं जाता। उसी प्रकार उप मुखिया का भी चयन होता है। उप मुखिया का भी चयन उसी प्रकार से होता है ताकि मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया ग्राम पंचायत की बैठकों का संचालन करे और विकास कार्यों को संपादित करें। यानी जो भी योजना लाए हैं मुखिया जिस समय नहीं रहे तो उनकी अनुपस्थिति को यह पूर्ति करें, यही इनका कार्य होता है। अब आता है दोस्तों वार्ड सदस्य। तो वार्ड सदस्य जो होता है एक ग्राम पंचायत जनसंख्या के आधार पर कई वार्डों में बांटा होता है। देखिए, ग्राम पंचायत जनसंख्या जो होती है कि किस बूथ में कितनी मतदाता हैं उसके अनुसार उसे बांटा जाता है। ये जो आपका मतदान जब होते हैं तब अलग अलग आप लोग बूथ का नाम सुनते हैं, तो ये बूथ जो होते हैं ये जो वयस्क मतदाता होते हैं उनके आधार पर वार्डों को बांटा जाता है। अब किसी गांव में 20 वार्ड भी हो सकते हैं, किसी गांव में 10 वार्ड होते हैं, कभी 30, कहीं 35, तो ये कोई सीमित नहीं है। जैसा गांव होता है, बड़े गांव है तो ज़्यादा संख्या में वार्डों की संख्या ज़्यादा होगी, अगर छोटे गांव है तो वहाँ पे वार्ड सदस्य कम होंगे। प्रत्येक वार्ड के एक वार्ड सदस्य चुना जाता है, यानी प्रत्येक वार्ड से एक वार्ड सदस्य को चुन लिया जाता है। वार्ड सदस्य अपने वार्ड के विकास के लिए मुखिया से मिलकर कार्य करती है, यह भी अपने मुखिया से मिलकर अपना काम करती है। अब आता है दोस्तों पंचायत सेवक। पंचायत सेवक ग्राम पंचायत का सचिव के साथ ग्राम सभा का भी सचिव होता है। पंचायत सेवक कौन होता है दोस्तों? ग्राम पंचायत का सचिव होता है, सेक्रेटरी, यानी उनका सबसे ऊपर में होता है जो उनको कंट्रोल करता है। ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता। देखिए, जिस प्रकार से
हमारे जो सरकारी कर्मचारी जितने भी आते हैं ब्लॉक प्रखंड में, और जितने भी अधिकारी आते हैं पुलिस विभाग में, तो आप लोग देखते हैं उनका जनताओं के द्वारा चयन नहीं होता है। उन्हें वे जो होते हैं वे परीक्षाओं को पास करके उस पद में आते हैं। वही कह रहा है कि पंचायत सेवक ग्राम पंचायतों के सचिव के साथ ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है बल्कि उसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। यानी इस सचिव का चुनाव कौन करते हैं, मतलब उनकी नियुक्ति, उनका चयन कौन करते हैं, राज्य सरकार। यानी जैसे हमारे झारखंड के वर्तमान में हेमंत सोरेन है तो वो उनका चयन करेंगे। सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए उसका रिकॉर्ड रखना है। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना यह उनका कार्य होता है सचिव का, जो पंचायत सेवक के मालिक होते हैं। और वह पंचायत की बैठक बुलाने का भी काम करता है, और उसमें जो चर्चे होते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, उनका रिकॉर्ड भी इनके पास होते हैं। अब आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा, देखिए ग्राम सभा का प्रयोग हमने बार बार किया। ग्राम सभा क्या होता है, तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। जैसे हमने सरकार के 3 अंग में पढ़ा था कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 सरकार के अंग हैं। विधायिका जो थे कानून बना रहे थे, उसी तरह ग्राम सभा जो होते हैं वह ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। कौन होती है दोस्तों, ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी ग्राम सभा क्या करती है, एक क्षेत्र में रहने वाले जितने भी मतदाता हैं इसके सदस्य होते हैं। और ग्राम पंचायत गांव के हित, गांव में जो होनी चाहिए, जो सही ढंग से होनी चाहिए, उसको निष्पक्ष रूप से काम कर सके, ऐसा वह गतिविधियां लाते हैं, ऐसे वे नियंत्रण करते हैं। मान लीजिए अब किसी गांव के मुखिया जो हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको नियंत्रण कौन करेगा, उसको काबू में कौन रहेगा, तो ग्राम सभा का ये कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक तथ्य दिया है कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में शुरू की गई। ये दोस्तों याद रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था भारत के किस राज्य में आया या किस स्थान पर आया, तो आपको बताना है। अगर राज्य पूछता है तो राजस्थान, अगर पूछेगा किस जगह पे, तो राजस्थान के नागौर जिले। और कब आया था दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959। तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब कह रहा है ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने पर रोक लगाती है। और ग्राम सभा जो क्या करती है, ग्राम पंचायत में जो मुखिया होती है और उनके नीचे वार्ड सदस्य जो होते हैं, अगर वो मनमानी ढंग से कोई कार्य कर रहे हैं तो उन पर रोक कौन लगाते हैं, ग्राम सभा, उनका वही कार्य होता है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो, इसकी भी निगरानी ग्राम सभा करती है। इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यानी इसको संवैधानिक दर्जा मिला है कि आप अगर कोई मनमानी ढंग से, चाहे वो मुखिया हो चाहे वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत में कोई भी हो, अगर ऐसा दुरुपयोग या कोई गलत काम करे तो उनकी आपको निगरानी भी करनी है, यानी देखभाल भी करना है, और उन्हें आपको इन पर रोक भी लगाना है। यानी अगर वह गलत कार्य कर रहे हैं तो उन पर आपको रोक लगाने का भी अधिकार दिया गया है। यह ग्राम सभा का सबसे पहला काम होता है। ग्राम सभा के देखिए महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या होते हैं। ग्राम सभा करते हैं क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित कराना। उनका काम पहला होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई हो, अच्छी हो, कहीं गंदगी ना फैले, और स्वच्छता को सुनिश्चित वह करते हैं। दूसरा काम होता है इनका गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी को मिटाना। आज हमारे भारत में अभी भी बहुत सारे ऐसे, वर्तमान में अधिकतर ऐसे क्षेत्र देखने को मिलते हैं जहाँ अभी भी गरीबी है। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोगों को तीन समय का भोजन ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है, जिनके कारण वह कुपोषण का शिकार हो जाते हैं।
अब इसमें कह रहा है दूसरा काम जो होता है ग्राम सभा का, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को मिटाना एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभुकों का चुनाव करना। यानी मान लीजिए दूसरा कोई कार्यक्रम या योजना ला रहे हैं तो उनमें लाभुकों का चुनाव करना भी इनका काम होता है। तीसरा काम होता है वृक्षारोपण एवं पर्यावरण का संरक्षण यानी पर्यावरण का बचाव। तो देखिए वृक्षारोपण अति आवश्यक है। आप लोग अगर साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो आप लोग को अवश्य पता होगा कि वृक्ष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। वृक्ष के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए वृक्षारोपण कह रहा है कि वृक्षारोपण का मतलब वृक्षों का रोपण करना है, यानी वृक्षों को लगाना है। इन चीज़ों में ग्राम सभा ध्यान देती है। और पर्यावरण का संरक्षण यानी पर्यावरण का बचाव हो, इस पर भी यह जोर देती है। पर्यावरण में आपका जो जितने भी तरह के जीव हैं, जितने भी तरह के चीज़ें हैं, जो चीज़ भी हो उनका वह क्या करती है, संरक्षण करती है, उनका बचाव सुरक्षा करती है। और चौथा काम करता है ग्राम सभा की संपत्ति की देखरेख करना। यानी ग्राम सभा का और क्या काम होता है, ग्राम सभा की संपत्ति जो होती है उसको देखरेख करना। जैसे कई तरह की आप लोग पढ़े होंगे, कई तरह की जो सरकार की जो संपत्ति होती है उससे सार्वजनिक संपत्ति कहा जाता है और उसे हम प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। जब आपको हम 8 क्लास में मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि आपका सार्वजनिक संपत्ति होती क्या है और यह हमारा एक मौलिक कर्तव्य भी है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख करना चाहिए। प्रत्येक देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की यह कर्तव्य दिया गया है, संवैधानिक यह दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, हमें ये सिर्फ ग्राम सभा का ही काम नहीं होता है, बल्कि ग्राम में रहने वाले सभी लोगों का इन पर योगदान होनी चाहिए। लोगों की सोच इन चीज़ों पर होनी चाहिए। अगर सोचिए दोस्तों, वृक्षारोपण हो, पर्यावरण का संरक्षण अगर हम करें तो हमें किसी भी तरह की परेशानियां, कभी प्राकृतिक आपदाओं जैसी परेशानियां जल्दी से देखने को नहीं मिलेगी और हम लोग एक कुशल समाज का संगठन कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पर हमारी भी भूमिका होनी चाहिए। अब आता है दोस्तों, देखिए ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत का कार्य क्या क्या होता है। तो सबसे पहला काम इसका होता है वार्षिक योजना, यानी वार्षिक योजना यानी साल भर में जो योजना या बजट हो, वार्षिक योजना व बजट पंचायत के विकास के लिए बनाना। सबसे पहला काम होता है कि वार्षिक योजना और बजट जो है उसे पंचायत के विकास के लिए बनाना होगा। दूसरा काम होता है कृषि एवं बागवानी की योजना करना। कृषि या बागवानी जो किए जाते हैं उनकी योजना बनाना। तो आप लोग देखते हैं साल में तरह तरह की कृषि संबंधित, बागवानी संबंधित तरह तरह की योजनाएं पंचायती राज व्यवस्था में लाई जाती है। तीसरा कह रहा है मनरेगा के तहत, यानी मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में इसे लाया गया था हमारे देश में। और इसमें कहा गया था कि मजदूरों को इसमें 100 दिन की बेरोजगारी भत्ता यानी काम दिया जाएगा। तो उसी को कहा जा रहा है कि मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देना एवं भुगतान करना, यह भी उनका काम होता है। चौथा काम पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देना। इन सारी चीज़ों में बढ़ावा देना। मत्स्य पालन का मतलब होता है मछली पालन, पशुपालन तो आप जानते हैं, दुग्ध उद्योग का मतलब दूध का उत्पादन। पांचवा होता है ग्रामीण पेयजल, सड़क, पुल आदि की व्यवस्था करना। मान लीजिए कहीं पे पानी जो है, पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो उस गांव में पानी की आपूर्ति की जाए। मान लीजिए कहीं पे सड़क खराब है तो सड़क की मरम्मत कराना। मान लीजिए कहीं पुल टूट गई है तो पुल को ठीक करवाना। यह भी इन सभी का काम होता है ग्राम पंचायत के। ग्रामीण विद्युतीकरण में सहायता करना, यानी ग्राम में अगर बिजली खराब है तो उनको ठीक करवाना भी काम किसका होता है, ग्राम पंचायत का। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने तो अपने पंचायत के अधीन विद्यालयों की निगरानी करना। और इनके कार्य होते हैं कि आपके गांव में जितने भी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, यानी पढ़ाई हो रही है कि नहीं विद्यालय में मध्याह्न भोजन बच्चों को सही ढंग से मिल रहा है कि नहीं, लोगों को
बच्चों को सही ढंग से छात्रवृत्ति पोशाक मिल रही है कि नहीं, इन चीज़ों पर निगरानी करने का भी काम इनका होता है। अब दूसरे स्तर पर आता है प्रखंड स्तर। प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। तो यह पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर होता है दोस्तों। प्रखंड स्तर पर पंचायती समिति के सदस्य चुने जाते हैं। प्रखंड स्तर पर पंचायती समिति के सदस्य कोई एक चुने जाते हैं। यह विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में ग्राम एवं जिला के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। ये किस किस के बीच काम करता है दोस्तों? तो यह विकास कार्यक्रमों में तो भूमिका निभाती है, लेकिन ग्राम और जिलों के बीच में यह महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती है। पूरे प्रखंड के पंचायत समिति के सदस्य अपने सदस्यों के बीच एक प्रमुख एवं एक उप प्रमुख चुनाव 5 वर्षों के लिए करते हैं। जैसे प्रत्येक गांव की जो मुखिया होती है वो वहाँ की सदस्य होती है और उनमें से किसी एक को पंचायत की समिति बनाई जाती है, यानी पंचायत समिति के एक सदस्य को चुना जाता है और उनका एक सदस्य प्रमुख बनाया जाता है, और जब उनकी अनुपस्थिति हो उसके लिए भी एक उप प्रमुख सदस्य बनाया जाता है प्रत्येक 5 वर्षों के लिए, और वो फिर 5 वर्षों के बाद फिर दोबारा से उसी प्रक्रिया द्वारा चुनाव किया जाता है। सभी पंचायत समिति सदस्य प्रमुख एवं उप प्रमुख प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO के साथ मिलकर प्रखंड के विकास के लिए योजना तैयार करते हैं एवं उसे क्रियान्वित करते हैं। आप लोग अगर जब प्रखंड जाते हैं, प्रखंड में किसी कार्य को करवाने के लिए, तो आप लोग देखते हैं कि वहाँ का जो हेड होता है, सबसे जो ऊपर होता है जिनका पद, वो होता है BDO का, प्रखंड विकास पदाधिकारी। इसका इंग्लिश में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये इनका फुल फॉर्म होता है दोस्तों BDO का। तो जितने भी पंचायत के समिति के सदस्य होते हैं, सभी पंचायत समिति सदस्य प्रमुख एवं उप प्रमुख प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी BDO के साथ मिलकर प्रखंड के विकास यानी प्रखंड का किस तरह से विकास हो, इसके लिए योजना तैयार करते हैं इनके साथ मिलकर। अब आता है आपका, ये देखिए एक आदर्श ग्राम का पिक्चर दिया है। अगर आप लोग का ग्राम आदर्श हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों का गांव में किस ढंग से कार्य होता है, ये भी बताइएगा। और अगर कोई बच्चे अगर नगर से हैं तो वह भी अपना बताइएगा कि वो नगर में आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस तरह से है। राज्य के प्रत्येक जिला में जिला परिषद का गठन किया जाता है। देखिए राज्य में जिले होते हैं, जैसे हमारे झारखंड राज्य में 24 ज़िले हैं, तो आप लोग कौन से ज़िले में आते हैं ये भी बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, मुझे इंतज़ार रहेगी इस बात की। तो राज्य के प्रत्येक जिला में जिला परिषद का गठन किया जाता है। क्या कह रहा है दोस्तों? प्रत्येक जिला में एक जिला परिषद होता है, याद रखिएगा। आपकी जो जिला है उसमें भी एक जिला परिषद होगा। ये जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सबसे उच्चतम कड़ी होती है, यानी पंचायती राज व्यवस्था में सबसे उच्च स्तर की कड़ी यही होती है जिला स्तर पर। और उसमें सबसे हेड कौन होता है दोस्तों? तो उसमें जिला परिषद होता है। जिला परिषद के निम्नलिखित सदस्य होते हैं। अब देखिए उनमें सदस्य कौन कौन होते हैं। जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, यानी जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन जो होती है, जो क्षेत्रीय चुनाव होती है, उनमें प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन सभी का इसमें भागीदारी होता है। दूसरा कह रहा है जिला के सभी पंचायत समिति के प्रमुख, लोकसभा और विधानसभा के उस क्षेत्र के सदस्य, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक विशिष्ट व्यक्ति। दूसरा में कह रहा है कि जिला के सभी पंचायत समिति के प्रमुख, मान लीजिए एक जिला में आपके 40 प्रखंड है, मान लीजिए एक जिला में आपका 40 प्रखंड है, तो उस 40 प्रत्येक प्रखंड में एक पंचायत समिति होगी। एक पंचायत समिति के एक सदस्य होते हैं, तो उन पंचायत समिति के जो प्रमुख, उस सदस्य को प्रमुख कहा जाता है। पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं उन 40 पंचायत समिति के प्रमुख 40 जो सदस्य होते हैं वे भी क्या करते हैं, जिला के वहाँ पे अपना योगदान देते हैं। जिला परिषद में किसी भी
मतलब किसी भी चीज़ योजना बनाने के तहत हो या कोई भी चीज़ निर्णय लेने फैसले लेने के तहत हो, ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के उस क्षेत्र के सदस्य, यानी लोकसभा उस क्षेत्र में जो लोकसभा विधानसभा है उससे भी, उस क्षेत्र से भी सदस्य उसमें शामिल होते हैं। लोकसभा जो आपके केंद्रीय स्तर पर होती है और विधानसभा जो आपके राज्य स्तर पर होती है दोस्तों, यह हम 7th क्लास में बातें करेंगे, लोकसभा और विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना जानिए कि लोकसभा जो होती है केंद्रीय स्तर पर और विधानसभा राज्य स्तर पर होती है। चौथा कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक विशिष्ट व्यक्ति होती है। इन सभी के अलावा पहला बात तो हो गया कि जिला परिषद में क्षेत्रीय निर्वाचन के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, उनमें जिला परिषद में जिसको चुना गया, क्षेत्रीय निर्वाचन यानी क्षेत्रीय चुनाव करने के बाद जिन्हें चुना गया निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से, यह ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है, उसे मतदान करके नहीं चुना गया, उसका चुनाव हुआ है लेकिन निर्वाचित सदस्य, उसमें जो सदस्य थे वो उन्हें चुने हैं, उन्हीं में से कोई एक सदस्य बनते हैं, ठीक है। और जिला के सभी पंचायत समिति के प्रमुख, यानी पंचायत जिला में जितने भी प्रखंड हैं उनमें पंचायत समिति के जितने भी प्रमुख हैं वे सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। तीसरा कह रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के उस क्षेत्र के सदस्य होते हैं। और राज्य सरकार द्वारा, मतलब राज्य सरकार एक स्पेशल व्यक्ति की चयन करते हैं और उन्हें भी इसका सदस्य बनाते हैं। सभी सदस्य मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करता है। अब देखिए इसमें जितने भी सदस्य, जितने भी लोग आए, अब ये सारे लोग मिलकर एक सदस्य का चुनाव करते हैं, जिसे जिला परिषद अध्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जिला परिषद अध्यक्ष। जैसे हम लोग ग्राम में देखें तो ग्राम में सबसे ऊपर का पद किसका होता है? मुखिया का दोस्तों। उसी प्रकार प्रखंड में आप देखें कि प्रखंड में किसका होता है दोस्तों? प्रखंड में आपका होता है समिति, पंचायत समिति के प्रमुख कहते हैं उनके, पंचायत समिति के प्रमुख कहते हैं। और जिला स्तर पर कौन होता है दोस्तों? जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अब जिला परिषद अध्यक्ष जिले के उप विकास आयुक्त डीडीसी के साथ मिलकर जिले के विकास के लिए कार्य योजना बनाते हैं। जैसे वो बीडीओ के साथ कार्य योजना बनाते थे प्रखंड स्तर पर, उसी प्रकार यहाँ पे आपका हेड कौन हो जाएगा दोस्तों? डीडीसी, जिला परिषद अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, जिला परिषद अध्यक्ष जिले के उप विकास आयुक्त डीडीसी के साथ मिलकर जिले के विकास के लिए कार्य योजना बनाते हैं। यानी कौन कौन सी योजना लानी है ये सभी मिलकर काम करते हैं। उप विकास आयुक्त एक सरकारी पदाधिकारी होता है। उप विकास आयुक्त कौन होता है दोस्तों? एक सरकारी पदाधिकारी होती है जो पूरी योजना का क्रियान्वयन की निगरानी करता है। ये देखता है कि आपके ज़िले में किस क्षेत्र में कार्य हो रहा है सही ढंग से, किस क्षेत्र में आपका कार्य नहीं हो रहा है, ये सभी का निगरानी यानी देखभाल करता है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायत में आवंटित राशि का वितरण की व्यवस्था करता है। अब और दूसरा काम क्या होता है दोस्तों? पंचायत समिति की मदद से यह क्या करता है? जिला परिषद सभी पंचायत में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करता है। मान लीजिए किसी एक प्रखंड में इतना राशि की ज़रूरत है तो वो उसका वितरण की व्यवस्था कौन करेगा? तो जिला परिषद करेगा पंचायत समिति की मदद से। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधित कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। पहले भी बताएं दोस्तों कि राज्य होता है, जैसे हमारा झारखंड राज्य में कुछ अलग नियम है, कुछ अलग तरह की यहाँ पे चयन होता है, चुनाव होता है, अलग अलग स्तर होता है। उसी प्रकार दूसरे राज्य में भी हो सकता है यहाँ से अलग हो। अब आता है दोस्तों नगर निकाय या नगर प्रशासन। नगर निकाय क्या होता है? नगर प्रशासन क्या होता है? नगर निकाय को ही नगर प्रशासन कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, नगरीय प्रशासन का अर्थ है वैसा प्रशासन जो शहरी नागरिकों की सुख सुविधा और नगर के विकास से संबंधित हो। यानी नगरीय प्रशासन का अर्थ होता है कि जहाँ पे शासन जो हो वह शहरी नागरिकों की सुख सुविधा
और नगर के विकास से संबंधित हो। यानी अगर नगरों में देखिए दोस्तों, गांव और नगर में अंतर इतना ही है कि गाँवों में आबादी बहुत कम होती है और नगर में आबादी जो होती है ज़्यादा होती है। वहाँ का जो विकास होता है, वहाँ पे जो जितने भी चीज़ होती है वह गांव से 2-4 कदम आगे होती है। वहाँ पे सब चीज़ों की अधिकतर सुविधाएं होती है। और नगर का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है थोड़ा, और वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा होता है। तो नगरीय प्रशासन का अर्थ है कि शहरी नागरिकों की सुख सुविधा और नगर के विकास से संबंधित हो। अब देखिए, इसमें 2 प्रकार का होता है। नगरीय निकाय पर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है नगर निगम और दूसरा होता है नगर पालिका। क्या होता है दोस्तों? नगर निगम पहला, दूसरा नगर पालिका, याद रखिएगा। इन संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को सुनियोजित विकास कराना तथा स्थानीय क्षेत्रों का उपयोग अधिकतम लाभ स्वास्थ्य व्यवस्था व अन्य वांछित लोक सेवा आदि की व्यवस्था कराना, ये सभी काम होते हैं। अब नगर निगम देखिए दोस्तों, नगर निगम हम किसे कहेंगे और नगर पालिका किसे कहेंगे, ये भी चीज़ आपका क्लियर कर देते हैं। झारखंड में झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के अनुसार नगर निगम का गठन वैसे नगरों में होता है जहां की आबादी 1,50,000 या इससे अधिक हो। देखिए, नगर निगम का गठन जनसंख्या 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें एक झारखंड नगर पालिका अधिनियम चला था 2011 में। उसमें कहा गया नगर निगम का गठन उस नगर को हम कहेंगे जिनकी आबादी, क्या कर रहा है दोस्तों, जिनकी आबादी 1,50,000 हो या फिर उनसे अधिक हो। अगर 1,50,000 से कम होता है तो फिर वह नगर निगम नहीं होगा, उनका नगर निगम के नाम पर गठन नहीं होगा। नगर निगम के प्रमुख पदाधिकारी मेयर और उप मेयर तथा मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। जैसे आप लोग प्रखंड स्तर पर पढ़ें, जैसे मुख्य पदाधिकारी आपका BDO होता है, उसी तरह वहाँ का जो पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे आपका मेयर और उप मेयर होता है। क्या होता है दोस्तों? मेयर, जैसे उप मेयर का जैसे मुखिया उप मुखिया का काम होता था, उप मुखिया मुखिया की अनुपस्थिति में करता था, उसी तरह उप मेयर का भी काम होता है कि मेयर की अनुपस्थिति में उसके कार्यभार को संभालना। मेयर व वार्ड सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। यहाँ पे मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। तो पूछा जाए क्वेश्चन में कि मेयर का चुनाव किस रूप में होता है या किस ऑप्शन दिया रहेगा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उत्तर दीजिएगा प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। नगर निगम को जनसंख्या के आधार पर कई वार्डों में बांटा जाता है। जैसे आपको बताएं तो दोस्तों, गांव में जो होती है जनसंख्या के आधार पर मतदान, मतलब मतदान वयस्क मतदान के आधार पर बांटा जाता है वार्ड में। उसी तरह नगर में आपको जनसंख्या के आधार पर वार्डों में बांटा जाता है ताकि वार्ड सदस्य अपने क्षेत्रों की विकास योजना का निर्माण और क्रियान्वयन सही ढंग से कर सकें। अब मान लीजिए इतनी बड़ी आबादी है, क्या कर रहा है दोस्तों, 1,50,000, यानी इतनी बड़ी आबादी में क्या पूरा नगर निगम का जो मालिक होगा, जो हेड होगा, वो पूरा इसमें कंट्रोल कर पाएगा? नहीं। तो उसके लिए जो आपका अलग अलग जो वार्ड सदस्य बनाया गया, वह क्या करती है, छोटी छोटी इकाइयों को देखती है, संभालती है। इसके कारण क्या होता है, उनका कार्य जो है थोड़ा आसान हो जाता है। नगर निगम के चुनाव में राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू होती है। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता मेयर करता है। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, उनको कौन लाता है दोस्तों, उनकी बैठक को कौन तय करता है, तो मेयर करता है। मेयर को हम लोग महापौर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महापौर, याद रखिएगा, मेयर को महापौर भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो उत्तर होगा मेयर।
मेयर की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सीधी सी बात है, उपमेयर करेगा। जब मेयर नहीं रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, तो उपमेयर करेगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर जिस दिन पापा नहीं रहते हैं और पापा के कार्य को कौन करते हैं, या तो आपके मम्मी करते हैं या कोई बड़े बुजुर्ग लोग करते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में कोई ना कोई एक सदस्य उस कार्य को करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। नगर निकाय के प्रमुख कार्य, देखिए इनका प्रमुख कार्य क्या होता है। सबसे पहला काम होता है कि शुद्ध एवं पर्याप्त जल की आपूर्ति करना, यानी नगर में जहाँ पे जल की आपूर्ति, जहाँ पे जल की सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पे अच्छी तरह से जल को पहुँचाना, यह काम होता है। और जल शुद्ध भी होनी चाहिए। दूसरा काम होता है सार्वजनिक सड़कों और गलियों में प्रकाश की व्यवस्था कराना, यानी सार्वजनिक जितने भी सड़क हैं और गली, जितने भी गली हैं, आप लोग गांव में, नगर में अक्सर गली देखते होंगे जो छोटे छोटे सड़क जैसी चली जाती है, लंबी लंबी तक चली जाती है, लंबी लंबी दूरी तक, तो उसको हम लोग गली कहते हैं। तो गली में प्रकाश की व्यवस्था कराना, यानी नगर निगम का यह भी काम होता है, जिन गलियों में प्रकाश लाइट नहीं लगी है वहाँ पे लाइट को लगवाना। मकान नंबरों का निर्धारण करना। चौथा काम होता है सार्वजनिक स्थल, सड़कों, नालियों, अस्पताल का रख रखाव और सफाई की व्यवस्था कराना भी काम होता है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कराना, प्रमाण पत्र निर्गत कराना, मच्छर, कीड़ों आदि के प्रकोप को रोकथाम करना। अगर उस नगर में आपका मच्छर कीड़ों की संख्या बढ़ रही है और उनसे बीमारी देखिए मच्छर कीड़ों की जनसंख्या बढ़ने पर क्या होगा, बीमारी फैलेगा। तो उनको रोकने के लिए, उनकी रोकथाम करने के लिए उन्हें कोई कोई भी योजना लानी चाहिए कि उन्हें रोकथाम के लिए, नहीं तो क्या होगा, उस नगर में बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि मच्छर कीड़ों आदि के प्रकोप की रोकथाम करना। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका सवाल दिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। झारखंड के नगर निगम, कई बार पूछा जाता है कि झारखंड के नगर निगम कितने हैं, तो याद रखिएगा, पहला, ऐसे तो 5 होते हैं। पहला रांची नगर निगम, धनबाद, जमशेदपुर नगर निगम, देवघर नगर निगम, नगर निगम हजारीबाग। पहला रांची हो गया, याद रखिए दोस्तों, रांची जो झारखंड की राजधानी है। धनबाद हो गया जहाँ पे कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जमशेदपुर हो गया जो इस्पात के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। देवघर, बाबा धाम, और हजारीबाग आपका शिक्षा के लिए लगभग फेमस है। तो सब जितने भी यहाँ नाम दिए, कोई सबकी एक अलग अलग पहचान है, एक एक विशेषताएँ हैं यहाँ जितने भी दिए हैं नगर निगम की, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब नगर निकाय के आय स्रोत, यानी नगर निकाय जो जितने भी पैसे खर्च करते हैं, चाहे सड़क ठीक करवाने में हो, बिजली ठीक करवाने में हो, या जल की आपूर्ति में हो, तो इन सारे चीज़ों की पूर्ति वह कहाँ से करेगा, उनके आय के सोर्स क्या हैं, आय का स्रोत क्या है। जैसे मान लीजिए आपके घर में ये वे लन फन बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वह खर्चे को पूर्ति कौन करते हैं, आपके पापा की जो आय है, या आपकी मम्मी, या आपके घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो आय है, उनसे उनकी पूर्ति होती है। उसी प्रकार नगर निकाय के आय के स्रोत क्या होते हैं, तो एक संपत्ति के कर होते हैं, संपत्ति पर जो कर लगाया जाता है, उनसे जो प्राप्त कर होते हैं उनसे वह अपना काम चलाते हैं। और एक जल कर होता है, आप लोग देखिएगा जहाँ पे जल की आपूर्ति, जल की सप्लाई दी जाती है, वहाँ पे जो है महीने में कुछ जो हैं चार्ज हैं कि इतना रुपए, इतना पैसे महीने में लगेंगे। तो एक अलग अलग चार्ज होती है। जैसे बिजली बिल आप लोग देते हैं ना, उसी तरह पानी की बिल भी होती है, तो ये भी, इन पर भी कर लगाया जाता है। और तीसरा इसका आय स्रोत क्या है, भूमि या घर बंदोबस्ती से प्राप्त आय, भूमि या घर बंदोबस्ती से जो प्राप्त आय होती है। अब चलते हैं, नगर निगम तो पढ़ लिए, अब आता है हमारा नगर पालिका। तो नगर पालिका अभी बताएं कि नगर निगम का क्षेत्र थोड़ा बड़ा होता है। अब नगर पालिका का क्षेत्र जो होगा वह थोड़ा उससे छोटा होगा। नगर पालिका के गठन का उद्देश्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना,
तथा क्षेत्र को सुनियोजित विकास करना। नगर पालिका के गठन का उद्देश्य होता है कि अपने क्षेत्र के अंतर्गत नागरिक सुविधा की व्यवस्था कर देना और क्षेत्र का सुनिश्चित विकास कराना। नगर पालिका में नगर पंचायत एवं नगर परिषद होते हैं। झारखंड में नगर परिषद का गठन प्राय छोटे शहरी क्षेत्रों में होता है जहाँ की आबादी 40,000 से अधिक और 1,50,000 से कम हो। वहाँ पे क्या देख रहे थे दोस्तों, नगर निगम में 1,50,000 से अधिक की आबादी अगर होती है तो वहाँ पे नगर निगम स्थापित होगा। अगर 1,50,000 से कम होता है तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों, अगर 40,000 से अधिक होता है और 1,50,000 से कम तो वह नगर पालिका के दायरे में आ जाएगी। नगर परिषद को वर्ग ए और वर्ग बी दो भागों में विभाजित किया गया। देखिए नगर परिषद में दो भाग बांट दिया गया है। अब क्या कर रहा है, 1 लाख से अधिक और 1,50,000 कम आबादी वाले नगर परिषद को वर्ग ए तथा 40,000 से अधिक और 1 लाख से कम आबादी वाले नगर परिषद को वर्ग बी में रखा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं 1 लाख से अधिक होगा और 1,50,000 से कम होगा, यानी 1 लाख और 1,50,000 के बीच में अगर जनसंख्या है तो वह आपका नगर परिषद ए में आ जाएगा। और नगर परिषद बी कौन आएगा, जिसका आबादी 40,000 से अधिक 40,000 से अधिक और 1 लाख से कम हो जाए। 1 लाख से कम आबादी वाले नगर परिषद को वर्ग बी में रख दिया गया। उदाहरण के लिए जैसे चतरा, मेदिनीनगर जैसे शहरों में नगर परिषद है। नगर परिषद में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य होते हैं। नगर परिषद में दोनों तरह के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। मनोनीत अधिकतर जो होते हैं राज्यपाल या आपके मुख्यमंत्री करते हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नगर में परिवर्तित हो जाते हैं, क्या कर रहा है दोस्तों, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नगर में परिवर्तित हो जाते हैं तथा जहाँ की आबादी 12,000 से अधिक एवं 40,000 से कम हो। मान लीजिए आपका गांव है और वह गांव धीरे धीरे 10 साल में क्या हुआ, आपके गांव की आबादी था 2,000, लेकिन 10 साल में उसकी आबादी 13,000 हो गया, यानी 13,000 हो गया। और यहाँ क्या कर रहा है दोस्तों कि 12,000 से अधिक और 40,000 से कम होनी चाहिए। तो आपका 13,000 की जो आबादी हो गया 2,000 से 13,000, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 12,000 के बीच में आ गया और 40,000 से कम भी है और 12,000 से अधिक है। यानी आपका जो गांव होगा वह गांव नहीं रहेगा, अब क्या बन जाएगा दोस्तों, नगर पंचायत बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, नगर पंचायत की स्थापना हो जाएगी। यानी हम अभी पहले बताए थे कि नगर का जो क्षेत्र होता है वह गांव से थोड़ी बड़ी होती है। नगर पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन इस क्षेत्र में रहने वाले वयस्क मतदाताओं के द्वारा होता है। नगर पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन, यानी वहाँ पर जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कौन करता है, तो इस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी वयस्क मतदाता, जितने भी वोटर्स होते हैं वह करते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और इसीलिए आज हम अपनी क्लास को वहीं पे ख़त्म करेंगे और इसकी अगली पार्ट 2 में हम इसके अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।